Hello student, I am Neha Miglani. Welcome to Divakar Education Hub. Today I am here to give you the presentation on the topic of research process part 2. This is my second part in this topic. In my previous video I have discussed about the research process meaning, what are the steps involved in the research process, and we have discussed that there are 8, 9 to 10 steps are being used for doing the research, and we have discussed 4 to 5 steps in my previous video. In my today video I am going to describe the next steps of the research process. Starting my video, I just want to say that just download the Divakar Education Hub app from the Google Play Store. In this app you can easily get the UGC NET paper 1 free online classes, and you can also get the 150 plus mock test from the different subjects which you are going to apply in the UGC NET, and then you can also read free study notes from the paper 1 and 2, and you can also get some announcements are being done under the Divakar Education Hub, and the live classes which are going to be conducted in the previous days also you can get it, and you can also chat with another students in this app also. So please, I just recommend you that you have to upload or install Divakar Education Hub app from Google Play Store. So before starting my video, I will go for the process of research first. रिसर्च प्रोसेस जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, उसमें दोबारा से मैंने रिसर्च का मीनिंग भी डिस्कस किया था. आज फिर से हम रिसर्च का मीनिंग दोबारा से डिस्कस करते हैं और रिसर्च के प्रोसेस को भी डिस्कस करते हैं कि रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है. सबसे पहले फिर से हम रिसर्च के मीनिंग को देखते हैं. रिसर्च का मतलब क्या होता है? एक सिस्टमेटिक सर्च फॉर द नॉलेज थ्रू मेथड्स ऑफ स्टडी, ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन एंड एक्सपेरिमेंट. एक सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी होता है इसमें, जिसमें हम सर्च करते हैं नॉलेज को, जिसमें हम सर्च करते हैं मेथड्स ऑफ स्टडी को, ऑब्जर्वेशंस को, कंपैरिजन्स को और एक्सपेरिमेंट को. जो भी हम काम करेंगे वो एक सिस्टमेटिक वे से हम काम करेंगे, और सिस्टमेटिक वे के थ्रू हम ये स्टडी करेंगे कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या हमारे कंपैरिजन्स हैं, क्या हमारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे उस स्टडी से रिलेटेड. So what is the research process? It is a series of various actions. बहुत सारे एक्शंस, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए हैं, बहुत सारे एक्शंस होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एक रिसर्च को डिफ़ाइन करने के लिए. तो वो सारे एक्शंस क्या हैं? एक सीरीज़ ऑफ एक्शंस को हमने फॉलो करके चलना है, और ताकि हमारी रिसर्च को एक इफेक्टिव वे से हम काम कर सकें. सो ऐसा नहीं होता है कि एक स्टेप हमने पहले फॉलो कर लिया, बाद में हमने 5th स्टेप फॉलो किया एंड यू विल इग्नोर द 2nd and 3rd and 4th स्टेप्स. नो, फॉर डूइंग द रिसर्च, आपको रिसर्च अगर करनी है तो रिसर्च करने के टाइम पे आपको अगर पहला स्टेप उठाना है, उसके बाद आप सेकंड उठाओगे, ना कि आप सीधा स्किप करके आप 4 to 5 स्टेप पे चले जाओगे. ठीक है. सो इट इज़ ए सीरीज़ ऑफ वेरियस एक्शंस. इसमें एक सीरीज़ होती है वेरियस एक्शंस की, जो कि यूज़ किए जाते हैं एक अच्छी सी रिसर्च को आइडेंटिफाई करने के लिए. सो व्हाट आर द रिसर्च प्रोसेस? एक रिसर्च प्रोसेस क्या है? इट इज़ ए सीरीज ऑफ एक्शंस और द स्टेप्स दैट आर इफेक्टिवली परफॉर्म्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर नेसेसरी टू कैरी आउट रिसर्च. एक रिसर्च प्रोसेस क्या होता है? सीरीज ऑफ एक्शंस होते हैं, स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं, जिनको हम इफेक्टिवली यूज़ करते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में यूज़ करते हैं, ताकि एक अच्छी सी रिसर्च को कैरी आउट किया जा सके. सो हमने क्या पढ़ा है रिसर्च प्रोसेस में? हमने ये चीज़ डिस्कस की. So what are the steps of the research process? What are the steps of research process? First one is the selection of topic. Firstly you have to select the topic. अगर आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है कि आप कौन से टॉपिक को लेके आगे चल रहे हो, टॉपिक सिलेक्ट करने के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. देन रिसर्च प्रॉब्लम को आपने डिफ़ाइन करना है कि आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसका एक्सटेंट क्या है, क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी, किस तरीके की स्टडी को कंडक्ट करना है, क्या प्रॉब्लम आप लेके आगे चल रहे हो उस टॉपिक में से.
फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे जिसमें आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे, आपकी रिसर्च का एक्सटेंट आप डिसाइड करोगे, क्या नॉलेज आपकी स्टडी के थ्रू मिलेगी, इन सभी चीज़ों को आप डिसाइड करते हो अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट्स ऑफ द रिसर्च में। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन यू विल फॉर्मुलेट द रिसोर्स, सॉरी यू विल रिव्यू द लिटरेचर, उसके ऊपर जो भी आपने टॉपिक या प्रॉब्लम सेलेक्ट की है उसके ऊपर कितनी प्रीवियस फाइंडिंग्स हो चुकी है उनको अब आपने रिव्यू करना है। रिव्यू करने के लिए आप जर्नल्स फॉलो कर सकते हो, न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो, आप मैगजीन्स ले सकते हो, आप मैगजीन्स के अलावा आप कुछ भी चीज़ें जो भी है इंडेक्स लिख सकते हो, ठीक है। आप PhD थीसिस को कंसीडर कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें आप रिव्यू कर सकते हो अपनी स्टडी से रिलेटेड। रिव्यू करने के बाद आपने वर्किंग हाइपोथेसिस बनाने हैं, ठीक है। वर्किंग हाइपोथेसिस आपको बनाने पड़ेंगे। आप एक ही स्टडी में 2 या 3 हाइपोथेसिस बनाने की कोशिश कर सकते हो और आपने उन्हीं को ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है अपनी स्टडी में, ठीक है। अगर आपने जो हाइपोथेसिस अपने सेट अजम्पशंस जो प्री पोजीशंस आपने बनाई हैं अगर वो आपकी एक्सेप्ट हो जाती है थ्रू आउट द स्टडी, देन आपकी जो रिसर्च होती है वो सक्सेसफुल रिसर्च कहलाती है। अगर आपने जो हाइपोथेसिस बनाए हैं वो फॉल्स रहते हैं, देन योर स्टडी विल बी द फेल स्टडी। फिर उसके बाद यू विल प्रिपेयर द रिसर्च डिज़ाइन, जो कि आज हम कंटिन्यू करेंगे कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। देन यू विल गो फॉर द सैम्पल डिज़ाइन, फिर आप सैम्पल डिज़ाइन क्रिएट करते हो, देन डाटा कलेक्शंस करते हो, देन एग्जीक्यूशंस ऑफ द प्रोजेक्ट करते हो, देन डाटा एनालिसिस एंड हाइपोथेसिस करते हो, फिर आप जर्नलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन करते हो अपनी स्टडी की, आप जर्नलाइज करते हो, इंटरप्रिटेट करते हो अपनी स्टडी को, एंड देन लास्ट में आप अपनी स्टडी की रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे। सो आज हमारा जो बेसिक टास्क यही है कि आज हमने यहाँ से दीज आर द स्टेप्स मैंने जो पहले ही डिस्कस किए हैं। अब हम जो है ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमने डिसाइड कर लिया था अपनी प्रीवियस स्टडी पहले से ही, फिर हमने रिसर्च प्रॉब्लम को भी डिफाइन किया अपनी स्टडी में, फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स भी देखे हैं कौन से किस एक्सटेंट तक आपने बने हैं, फिर आप रिव्यूज़ करते हो लिटरेचर्स का जो कि हमने स्टडी की हुई है। रिव्यू करने बाद फिर आप डेवलपमेंट वर्किंग हाइपोथेसिस बनाते हो, देन यू विल प्रिपेयर द रिसर्च डिज़ाइन। नाउ आप आज जो है आप रिसर्च डिज़ाइंस को क्रिएट करोगे कि रिसर्च डिज़ाइन कैसे बनाई जाती है। इट इज़ ए लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक प्लान प्रिपेयर्ड फॉर डायरेक्टिंग ए रिसर्च स्टडी। कोई भी काम शुरू करना है तो उसको सबसे पहले आप डिज़ाइन करते हो कि उस काम को कैसे किया जा सकता है, उसको हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है। कि जिसमें हम एक लॉजिकल वे से सिस्टमैटिक वे से एक प्लान प्रिपेयर करते हैं कि इस तरीके से मेरी जो स्टडी है आगे कैरिड आउट होगी, उसको हम रिसर्च प्लान कहेंगे। सो इट इज़ अ प्रोग्राम दैट गाइड द इन्वेस्टिगेटर इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड ऑब्जर्वेशन। ये एक तरीके की गाइडेंस होती है इन्वेस्टिगेटर्स का होती है जिसमें हम इसको स्टडी करते हैं कि कैसे कलेक्ट करना है डाटा को, कैसे एनालाइज करना है, कैसे इंटरप्रिटेट करना है और कैसे ऑब्जर्वेशन हमने करनी है। तो हम एक पर्टिकुलर प्लान, जैसे हमने एक रोड बनाना है ना तो पहले प्लान किया जाता है कि कहाँ से रोड निकलेगा, कहाँ तक जाएगा, कितनी जो है मैन पावर लगेगी, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने जो टाइम ड्यूरेशन लगेगा, एवरीथिंग वी विल डिज़ाइन फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो इसमें भी यही चीज़ होता है कि आप एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे से प्लान प्रिपेयर करते हो कि आपकी जो रिसर्च स्टडी है वो कहाँ से कैरिड आउट होगी और किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ताकि ये आपको गाइड करेगी आगे जाके कि आपने डाटा कलेक्शन कैसे करना है, आपने डाटा को कैसे एनालिसिस करना है, डाटा को कैसे इंटरप्रिटेट करना है और डाटा रिसर्च डिज़ाइन करने के टाइम पे आप किन चीज़ों को स्टेप्स को इन्वॉल्व करते हो, व्हाट आर द डेवलपमेंट ऑफ द रिसर्च प्लान्स एंड कैरिंग आउट द स्टडी, और आप किस तरीके की स्टडी लेके चलते हो। सो देयर आर द नंबर ऑफ अल्टरनेटिव रिसर्च डिज़ाइन दैट द चॉइस विल लार्जली डिपेंड अपॉन द रिसर्च पर्पज़। आपको सबसे पहले रिसर्च की टाइप्स को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपने अपनी स्टडी की जो है प्रॉब्लम क्या लेके चलनी है, आपकी स्टडी किस डायरेक्शन में चलेगी और किस तरीके से आपकी स्टडी जो है वो आगे कंटिन्यू करेगी। इस चीज़ को सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हो अपनी स्टडी में, ठीक है। तो मैंने जैसे प्रीवियस स्टडी में भी डिस्कस किया है कि आपको सबसे पहले अपनी रिसर्च की टाइप को अपने समझना है। तो आप यही चीज़ आप रिसर्च डिज़ाइन में करते हो कि फर्स्टली जो होता है सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी जो रिसर्च है वो किस तरीके से जा रही है, ठीक है। देन
व्हाट आर द स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन यू रिक्वायर्ड। अब इसके बाद रिसर्च डिज़ाइन में सेकंड आपको चीज़ आपने जो है नोट डाउन करनी है कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए अपनी स्टडी के लिए, आप कौन सी इन्फॉर्मेशन को आगे लेके चल रहे हो। सो आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम द रिसर्चर मस्ट डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ द इन्फॉर्मेशन विल बी बेस्ट मीट फॉर द रिसर्चर ऑब्जेक्टिव। आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं उन ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए कैसे कैसे आपने डाटा जो है कलेक्शन करनी है, आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, आपके पास कौन कौन से सोर्सेज आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल हैं, इन सबको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और इनकी डिज़ाइनिंग करना बहुत ज़रूरी है। सो आपके पास दो तरीके के सोर्सेज होते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के। एक आपके पास पहला सोर्स होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन जब आप नाउ उसके बाद आप सैम्पल डिज़ाइनिंग करते हो। सैम्पल डिज़ाइनिंग क्या होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो पर्टिकुलर स्टडी है स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी है, ठीक है। अब स्टूडेंट तो इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो इनको हम यूनिवर्स कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स या फिर उनको पॉपुलेशन कहा जाता है। अब उन पॉपुलेशन में से या यूनिवर्स में से कुछ स्टूडेंट्स हम अपनी स्टडी के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक वहाँ हमारे पास 1000 की पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स की हमारे एरिया में, और मैंने वहाँ से 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है, वो हमारा क्या हो जाता है, सैम्पल। सबसे पहले हमें पॉपुलेशन डिसाइड करनी पड़ेगी, हमारी स्टडी की बेसिकली पॉपुलेशन कौन सी है। ऑल द आइटम्स इन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिवर्स और ए पॉपुलेशन। एक ऐसी आइटम और ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी जिनके थ्रू हम एक यूनिवर्स और पॉपुलेशन जो है हमारी डिसाइड होती है। और कंप्लीट इनमरेशन ऑफ ऑल द आइटम इन द पॉपुलेशन इज नोन एज सेंसस इंक्वायरी। जब हमारी स्टडी सारी पॉपुलेशंस के ऊपर हो, ठीक है, हमने कोई भी सैंपल नहीं लिया है, 1000 की पॉपुलेशन मेरे पास है स्टूडेंट्स की और मैंने 1000 के 1000 जो पॉपुलेशन है वो कंसिडरेशन में ले ली है अपनी स्टडी के लिए, तो वो सारे के सारे मेरे क्या होंगे, कंप्लीट स्टडी होगी और उनको हम बोलते हैं कंप्लीट इन्यूमरेशन स्टडी, कंप्लीट इन्यूमरेशन स्टडी, और इनको हम सेंसस इंक्वायरी कहते हैं, ठीक है। और इन सेंसस नो चांस हाईएस्ट एक्यूरेसी। सेंसस में क्या होता है कि आपके पास कोई भी चांस नहीं है कि आप किसी भी पर चिल्ड्रन को स्किप कर लो। जैसे मैंने चिल्ड्रन की एग्जांपल ली है कि आप किसी भी चिल्ड्रन को स्किप कर लो, तो इस एरर के चांसेस आपके पास नहीं होते हैं और हाईएस्ट एक्यूरेसी ऑफ डाटा आपको मिलने के चांसेस होते हैं इसमें। नॉट पॉसिबल व्हेन पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई। सेंसस या कंप्लीट इनमरेशन स्टडी को आप तब कंटिन्यू नहीं कर सकते जब आपका पॉपुलेशन साइज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। पॉपुलेशन साइज़ का मतलब अगर आपके पास पॉपुलेशन जो है 1 लाख से अबव है तो 1 लाख के 1 लाख स्टूडेंट्स को कवर करना एक ही स्टडी में इट्स नॉट पॉसिबल टास्क। तो आप इस तरीके के केस में आपको सैंपल लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो इट इन्वॉल्व ए ग्रेट डील ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। इस तरीके की स्टडी जिसमें आप पूरे के पूरे पॉपुलेशन को ले रहे हो, इस तरीके की स्टडी को कंडक्ट करने के लिए आपको टाइम भी ज़्यादा चाहिए, आपको मनी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और आपको एनर्जी भी बहुत सारी चाहिए। लीड ऑफ सिलेक्शन ऑफ फ्यू रिस्पोंडेंट। इस तरीके से हम करने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यू रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं वहाँ से, ठीक है। और सिलेक्टेड रिस्पोंडेंट कॉन्स्टिट्यूट अ सैम्पल, और जिन रिस्पोंडेंट को हमने सिलेक्ट किया है वो एज ए सैम्पल के तौर पे हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, जैसे हमारे पास हमने स्टडी करनी है वो तो पॉपुलेशन के ऊपर करनी है, रिस्पोंडेंट के ऊपर करनी है। अगर रिस्पोंडेंट हमारे पास 1 लाख है तो वो हमारा कंप्लीट यूनिवर्स या कंप्लीट पॉपुलेशन साइज कहलाता है। अगर हम इनके ऊपर 1 लाख के 1 लाख चिल्ड्रंस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो 1 लाख की जो स्टडी हम कर रहे हैं तो वो स्टडी हमारी जो है वो कंप्लीट इन्यूमरेशन स्टडी कहलाएगी और सेंसस इंक्वायरी कहलाएगी, ठीक है। और जो इस टाइम पे जो होते हैं हाईएस्ट एक्यूरेसी आने के चांसेस भी होते हैं, बट जब हमारा पॉपुलेशन या साइज हमारा बहुत ज़्यादा है तो इस टाइम पे एक स्टडी को पॉसिबल करना वो एक इजी टास्क नहीं होता है, क्योंकि इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है। तो इन केस में हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से एक रिस्पोंडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं और उन रिस्पोंडेंट के जिनको हमने सिलेक्ट किया है उनको एज ए सैम्पल के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं।
सो सिलेक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड सैम्पलिंग टेक्निक। तो सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनको हम सैंपल टेक्निक्स कहते हैं। सर्वे कंडक्टेड ऑन द सैंपल इज कॉल्ड सैंपल सर्वे। जब हम इनके ऊपर जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया उनके ऊपर जब हम सर्वे करते हैं तो उनको हम सैंपल सर्वे कहते हैं। सो मेथड ऑफ सैम्पलिंग, बहुत सारे मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद जब हमने सैंपल सेलेक्ट कर लिया, अब हमने डाटा कलेक्शंस करना है। तो डाटा कलेक्शन दो तरीके से किया जा सकता है, प्राइमरी डाटा कलेक्शन और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। प्राइमरी डाटा जब फ्रेश हैंड इंफॉर्मेशन जब हम लेते हैं, और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन जब हम हमारी इंफॉर्मेशन हम किसी और सोर्सेज से लेते हैं जहाँ पे पहले से ही डाटा अवेलेबल है बट वो किन्हीं और कारण की वजह से इकट्ठा किया गया था बट उनको हम अपनी स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हैं। So primary sources are few. There are many. अब डिज़ाइन द मेथड ऑफ कलेक्टिंग द नीड्स। अब हमने मेथड डिसाइड करने हैं कि हमने कैसे कैसे मेथड डिज़ाइन करने हैं कि कहाँ कहाँ से हमने डाटा लेना है। ठीक है, तो डाटा जो है हमारा अब क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करना। अगर हम क्वेश्चनेयर की टेक्निक को डाटा कलेक्शन के लिए ले रहे हैं तो क्वेश्चनेयर किस हिसाब से बनाया जाना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए। सो यू नीड टू हैव ए क्वेश्चनेयर टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चनेयर होना चाहिए प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज टू डिज़ाइन द डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट अ क्वेश्चनेयर इन ए मैनर सो दैट इट इज़ ईजिली अंडरस्टूड बाय द रिस्पॉन्डेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर टू देम। एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक रिसर्चर की कि वो जब डाटा कलेक्ट कर रहा है तो उससे पहले ही क्वेश्चनेयर बनाना ज़रूरी होता है। अगर हमारा क्वेश्चनेयर बना होगा तो वो इजीली, और जो भी क्वेश्चनेयर हमने बनाना है वो सबसे बड़ी चीज़ उसमें क्या होनी चाहिए, वो अंडरस्टूड, ईजिली अंडरस्टूड किया जा सके रिस्पॉन्डेंट के थ्रू और वो अच्छे से आंसर वहाँ से दे सके। क्वेश्चनेयर किस तरीके का आपका हो सकता है, ठीक है। अब एक्शंस आपका एटीट्यूडनल क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एड्रेस करते हैं आपको फॉलोइंग के लिए, ठीक है। एटीट्यूडल क्वेश्चन जो कि आपकी स्टडी का पार्ट होने चाहिए, जो हमने पहले डिस्कस किया वो आपकी स्टडी का पार्ट हो चाहे ना हो, डजेंट मैटर, ये आपकी स्टडी का पार्ट होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक ऑफ, आपका इसके बारे में क्या विचार है। व्हाई डू यू, आपने ऐसा क्यों किया, आपने इस चीज़ को क्यों यूज़ किया। डू यू एग्री और डिसएग्री,